हाँ जी, good morning beta. Let's start with lecture 6 of chapter Bijli. And in lecture 5 we are discussed about Ohm's law. So in Ohm's law you remember that we are applying potential difference and we are getting current. More we are applying potential difference, more we are getting current. ज़्यादा potential difference लगाएंगे तो ज़्यादा current मिलेगा. Okay, and then we develop a formula V is equal to IR where V is potential, I is current and R is resistance. So today we are going to start with experimental verification. Yes. So beta today we are discussing about experimental verification of Ohm's law. ठीक है? Experimental verification of Ohm's law. ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करेंगे इस चीज को जो हमने कल डिस्कस किया था. और एंड लिटिल बिट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स. किसी भी वायर का रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो देखिए हियर आई हैव अ सेल. ठीक है, एंड आई कनेक्ट दिस सेल विद अ वायर A, B. And here I have a ammeter and this wire and this is a potential difference applied voltmeter. Okay, this is a voltmeter and this is ammeter. I connect with this wire. Okay, and now here I have a switch and this is a complete circuit diagram for the experimental verification of Ohm's law. ठीक है, for example I am just giving you a table. This is not an exact value. VI voltmeter, potential difference and current. I am just giving you an example, not exactly the values. Suppose when I am applying a potential difference of V volt, here I am getting a potential difference of 1 volt and here I am getting a current of 1 ampere. After this, if I connect one more cell over here, now the amount of potential will increase. So it will increase and it will also increase. In third case, if I placed one more cell over here, then again potential will increase. This is also increase now. This is initially V, then 2, then 3. धीरे धीरे पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती चलेगी क्योंकि मैं सेल बढ़ाता जा रहा हूँ इसमें. तो यहाँ पर वोल्ट मीटर में रीडिंग बढ़ती जाएगी, एमीटर में भी रीडिंग क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी. इट मींस सपोज ये पहले 1 था, ये भी 1 था, ये 2 था, फिर 2 हो गया, ये 3 था, ये 3 हो गया. इट्स नॉट 3. सपोज इट्स 0.9, इट्स 1.9, इट्स 2.9, समथिंग लाइक दिस. ऐसा होता रहा. ठीक है ना, ग्रेजुअली इसमें वैल्यू में आपको बढ़ोतरी दिखती रहेगी. 3.9 और समथिंग लाइक दिस. ठीक है ना, तो जैसे जैसे हम अप्लाइड पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो यहाँ वोल्ट मीटर की रीडिंग कहती है कि पोटेंशियल बढ़ गया और एमीटर की रीडिंग कहती है कि करंट बढ़ गया. क्योंकि एमीटर जो है वो किसको मेजर करता है आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था. एमीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट एंड वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, तो यही बात मैंने आपको कल बताई थी कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे करंट की वैल्यू बढ़ेगी. पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी. क्यों बढ़ेगी? क्योंकि चार्ज पार्टिकल या तो ज्यादा डिस्प्लेस होगा या ज्यादा क्विकली डिस्प्लेस होगा. तो दोनों ही केसेस में हमें करंट की वैल्यू ज्यादा मिलेगी. ये लगभग वेरिएशन क्यों आ रहा है, ये एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर हमने एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी R भी डाला था. ठीक है ना, आप इसको यस, अब अगर यहाँ पर R की वैल्यू कितनी लेंगे बेटा, हम 0.9 लिया है ना हमने ये. ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा ऐसा कर लो. यस, इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए. इट्स 1/2 into 2. तो यहाँ पर करंट की वैल्यू अगर हाफ है तो रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है. अब देखो यहाँ पर ये हो गया आपका 1/4 और ये हो गया 4. फॉर एग्जाम्पल, ये मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि डेफिनेटली देखो ये 1/2 ये 1/4 वैल्यू बढ़ रही है आपकी. ठीक है ना, यहाँ पे करंट 2 एम्पियर था, यहाँ पे 4 एम्पियर था. यहाँ पर करंट आपका 3 एम्पियर हो गया, यहाँ पर करंट आपका 4 एम्पियर. इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा. एक बार दोबारा से बना देता हूँ.
देखो ये आपको यहां पर मिला 1/2 इंटू 2, यानी करंट मिला आपको V इज इक्वल टू आर आई। ये फॉर्मूला बना था ना हमारा, रेजिस्टेंस कितना है 1/2 और करंट कितना है 2 एम्पियर, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। कैलकुलेशन ठीक हो गई हमारी। इसका मतलब कि देखो अब ये हो गया 1/4 इंटू यहाँ पर इंटू 2, करंट उतना ही है हमारा नो ऐसे होगा ये 8। यस, करंट की वैल्यू बढ़ गई, करंट की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस आपका हो गया कितना 1/4। उसके बाद ये हो जाएगा बेटा 1/3 इंटू 12। अब करंट की वैल्यू फिर बढ़ गई क्योंकि हमने पोटेंशियल बढ़ाया था। अब देखो यहाँ पे करंट की वैल्यू फिर बढ़ गई। इट मीन्स हर बार जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाते जाए, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटली जब आप लैब में करोगे, ये मैं करवाऊंगा लैब में आपको, तो आपको एग्जैक्टली वैल्यू मिलेगी। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, करंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये क्या है हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको हमने क्या नाम दिया है रेजिस्टेंस, जो वायर में फ्लो होने वाले करंट का क्या कर रहा है अपोज कर रहा है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। क्या क्या चीजें लगी है हमें यहाँ पर, एक एमीटर, एक वोल्ट मीटर, एक वायर, एक सेल या बैटरी आप कह सकते हैं, और यहाँ का स्विच। इसको जैसे ही क्लोज करोगे तो हमें अलग अलग रीडिंग्स मिलेगी। पहले एक सेल के लिए करेंगे, फिर 2 सेल के लिए करेंगे, और फिर 3 सेल के लिए करेंगे, या फिर हम फर्दर और एक और सेल भी यहाँ पे लगा सकते हैं अलग अलग रीडिंग्स के लिए, ठीक है ना। तो जैसे जैसे कंक्लूजन क्या है, मोर द पोटेंशियल वी आर अप्लाइंग, मोर करंट वी आर गेटिंग। ज्यादा पोटेंशियल लगाएंगे तो ज्यादा करंट मिलेगा, ठीक है ना। ये हमारा इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन है। और उसके बाद हमने यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डाल दिया था आर क्या है आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है बेटा। एक अलग क्वेश्चन कराता हूँ इससे रिलेटेड आपको। देखो एक क्वेश्चन करा देता हूँ। एक क्वेश्चन जैसे कि दे रखा है, हाउ मच करंट डज एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ। तो एक इलेक्ट्रिक हीटर है, उसमें कितना करंट ड्रॉ हो रहा है, कितना करंट पास हो रहा है, ये आपको बताना है। तो बेटा कोई भी न्यूमेरिकल हो, एक चीज ध्यान से सुन लो, कोई भी न्यूमेरिकल हो, सबसे पहले आपको गिवन टर्म लिखनी होती है। क्या क्या गिवन टर्म्स हैं, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रखा है, और उसके बाद क्या फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन, सेकंड आस्क, पूछा क्या है उसने, एंड देन फॉर्मूला यूज। ये 3 चीजें आपने यूज करनी होती है वहां पे। तो गिवन क्या है, गिवन तो बताया नहीं, इसने बोला हाउ मच करंट डज एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ। तो कितना करंट, तो पूछ क्या लिया उसने, करंट पूछ लिया फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन, यानी पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया आपको 220 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ना बेटा। इफ रेजिस्टेंस ऑफ हीटर इज 50 ओम, रेजिस्टेंस दे दिया बेटा 50 ओम। तो बस हो गया सॉल्व। ये यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा, फॉर्मूला लगेगा V इज इक्वल टू आई आर। करंट पूछा है तो ट्रायंगल याद करो, ट्रायंगल आपको बताई थी मैंने, ये V I R, ये ट्रायंगल बताया कि आपको I निकालना है। I क्या होगा बेटा V बाय R हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू V बाय R। V कितना है आपका 220 और R कितना है 50, तो ये बनेगा 4.4। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, यस इट्स 4.4 एम्पियर। यूनिट लिखना मत भूलना, ठीक है, यूनिट लिखना मत भूलना बेटा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक और क्वेश्चन करा देता हूँ। एक और क्वेश्चन है, ये है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ। तो इस बार फिर से आपसे क्या पूछा है, करंट पूछा है, ठीक है ना। इस बार फिर से क्या पूछा है बेटा, करंट पूछा है। तो करंट पूछा है तो वही पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस गिवन होगा आपको। इलेक्ट्रिक बल्ब फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ अ रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज 1200 ओम, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस है आपका 220 वोल्ट और पोटेंशियल रेजिस्टेंस है आपका 1200 ओम। तो करंट फिर से वही ट्रायंगल V I R, तो I इज इक्वल टू V बाय R यानी 220। देखो मैं लिख देता हूँ, I इज इक्वल टू V बाय R। V है आपका 220 और R है आपका 1200। तो बेटा ये 0 कैंसिल, 11 60, सो I कितना हो जाएगा 11/60 एम्पियर। आगे फर्दर अगर टाइम हो एग्जाम में तो सॉल्व कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ तक लिख दो, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू को। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है V इज इक्वल टू I
R। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं कि फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड। ठीक है, तो बेटा देयर आर 3 फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड। फर्स्ट फैक्टर है resistance depends on length of wire, resistance depend on area of cross section of wire and resistance depend on temperature as well as nature। ठीक है ना, तो यहाँ 10th क्लास तक हम टेम्परेचर के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, तो आप जनरली ये कह सकते हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये ओम्स लॉ की एग्जैक्ट डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो, पहले मैं यही बता देता हूँ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ वी आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ पीडी, मैं थोड़ा शॉर्टकट यूज कर रहा हूं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ वी आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, देन amount of current we are getting is also increased। ठीक है, more amount of potential difference we are applying, more amount of current we are getting। ठीक है, now next बेटा factors on which resistance of a wire depends। ठीक है ना, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट है बेटा रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ वायर, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर एंड रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन नेचर ऑफ वायर। न टूरे नेचर ऑफ वायर कैसे डिपेंड करता है, देखो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। इट मींस सपोज दिस इज अ वायर यू हैव A to B, ये एक वायर है। ठीक है, and this is a wire A to C, so this wire having less resistance as compared to this wire। इस वायर का रेजिस्टेंस कम होगा, इस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। क्यों, थोड़ा सा फील करो बेटा इसको। देखो ये आपके पास एक वायर है और ये भी आपके पास एक वायर है, दोनों। ठीक है ना, ये A से B तक लेंथ है इसकी और ये A से C तक है। तो बेटा जब इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो करेगा, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन को और दूसरा इलेक्ट्रॉन या और दूसरे एटम्स यहाँ पर मिलेंगे, उनके साथ कोलिजन होगा तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जाता है। इसी तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो उसको ज्यादा कोलिजन फेस करना पड़ेगा। ज्यादा कोलिजन मतलब ज्यादा इंटरेक्शन फेस करना पड़ेगा दूसरे एटम्स का या दूसरे इलेक्ट्रॉन्स का, और जब वो ज्यादा इंटरेक्शन फेस करेगा तो उसको ज्यादा अपोजिंग फोर्स मिलेगा। तो इसलिए जब लेंथ बढ़ जाती है वायर की तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आई थिंक आपको पता होगा बेटा, ये मैंने शायद पहले बताया है, नहीं तो बता देता हूँ। अगर किसी वायर में इलेक्ट्रॉन मूव करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो वो रैंडम पाथ फॉलो करता है, एक जिगजैग पाथ फॉलो करता है। ठीक है ना, कभी इस वाले एटम से टकरा गया, कभी इस वाले एटम से टकरा गया, कभी इस वाले एटम से टकरा गया, इस तरह से वो एक रैंडम पाथ फॉलो करता है। ठीक है ना, तो ज्यादा मोर विल बी द लेंथ ऑफ वायर, मोर विल बी द कोलिजन, मोर विल बी द इंटरेक्शन, ज्यादा इंटरेक्शन होगा और ज्यादा इंटरेक्शन होने की वजह से वहां पे उसको ज्यादा अपोजिंग फोर्स फेस करना पड़ेगा। यानी देखो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन को एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करना चाहिए, तभी तो ए से बी तक पहुंचेगा। ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करना चाहिए, पर वो क्या है, रैंडम पाथ, जिगजैग पाथ फॉलो करता है। ठीक है, और जिगजैग पाथ जब वो फॉलो करेगा बेटा तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा, दूसरे एंड तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा। और अगर लेंथ भी हमने वायर की बढ़ा दी तो कोलिजन या इंटरेक्शन ज्यादा हो गए, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, उसको अब ज्यादा इंटरेक्शन फेस करने पड़ेंगे और जो रेजिस्टेंस है वायर का वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मोर विल बी द लेंथ, मोर विल बी द रेजिस्टेंस, लेस विल बी द लेंथ। अगर रेजिस्टेंस की लेंथ कम हो, वायर की लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब ये एरिया कौन सा, किस एरिया की बात कर रहा हूं मैं, ये बात कर रहा हूं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है ना, क्या होता है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है ये वाला जो एरिया, जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसका सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, बेसिकली यहाँ पे सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट की बात होगी, तो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का जो ये वाला एरिया, जो फ्रंट जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको हम बोलेंगे
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो जैसे ये अब जो एरिया ऑक्यूपाई किया गया है इस मार्कर ने इस बोर्ड के ऊपर, ये वाला जो एरिया है, ठीक है ना, ये इस पेन की टिप, देखो ये, इसको मैं बोलूंगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द टिप ऑफ दिस मार्कर पेन, ठीक है ना। तो ये बोला जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। ये एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है जो हमने एक्सपेरिमेंट पहले किया था, उसमें 2 वायर्स लगा ली। जब मैं ये दिखाता हूँ, ये देखो, अभी हमने पहले जब ओम्स लॉ को वेरीफाई किया था तो वहां पर हमने यूज किया था बेटा क्या, भाई ये हमारे पास एक वायर थी ए से लेकर बी तक, और इस वायर के साथ हमने यहाँ पर एक सेल, ये हमने एक वोल्ट मीटर लगाया था, और यहाँ पर हमारा एक एमीटर था, ये हमने एक की लगाई थी यहाँ पे, इस तरीके का हमने सेटअप बनाया था, ठीक है ना। एक मिनट, हाँ ठीक है। तो फोन बज रहा था बीच में, देखो तो ये मीटर हो गया, ये वोल्ट मीटर हो गया, ये हमारा सेल हो गया। अब यहाँ पर एक ऐसा ही सेटअप मैं और बना देता हूँ थोड़ा सा आपको क्लियर करने के लिए। ये देखो, ये मैंने एक और वायर ले ली, ए बी, सेल, स्विच, वोल्ट मीटर हो गया आपका, ये एमीटर हो गया, और ये इस तरह से हमने कनेक्शन कर दिया। तो इस वायर में और इस वायर में क्या डिफरेंस है बेटा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, लेंथ दोनों की सेम है। तो जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा था वहां पे क्या होना चाहिए, वहां पे करंट ज्यादा मिला। अब करंट ज्यादा मिलने का मतलब क्या है, देखो V इज इक्वल टू IR होता है बेटा। करंट अगर ज्यादा मिल रहा है हमें और पोटेंशियल हमने दोनों में सेम लगाया है तो डेफिनेटली क्या कम हुआ होगा, रेजिस्टेंस कम हुआ होगा। देखो 6 इज इक्वल टू 2 क्रॉस 3, या 6 इज इक्वल टू 1 क्रॉस 6, या 6 इज इक्वल टू 6 क्रॉस 1। देखो बेटा अब 6 तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड तो सेम ही है ना, अगर यहाँ पर ये वैल्यू कम है हमारी तो ये क्या है, ज्यादा। देखो ये कम है तो ये क्या हो गई, ज्यादा, और अगर ये ज्यादा हो गई तो ये क्या हो गई, कम। मल्टीप्लिकेशन में तो यही होता है। तो बेटा अगर पोटेंशियल हमने सेम लगाया है और करंट हमें ज्यादा मिल रहा है तो डेफिनेटली क्या हुआ, रेजिस्टेंस कम हुआ। रेजिस्टेंस कम कब हुआ, जब हमने एक वायर थोड़ा सा कम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू ज्यादा। तो जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये हमारा रिजल्ट है सेकंड। और तीसरा जो है, यानी अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें बेटा, देखो कंबाइन करने के बाद क्या होगा, R इज इक्वल टू रो L बाय A, और ये रो क्या बन जाएगा आपका, रेजिस्टिविटी है क्या ये वैसे आपका, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है यहाँ पर रेजिस्टिविटी। मैं एग्जांपल देता हूँ पहले, रेजिस्टिविटी समझ लो क्या होती है। एक्चुअली क्या है, मेरे एक फ्रेंड है बेटा, उसका नाम है सोमवीर, दूध का काम है उसका, ठीक है। तो मैंने उसको कहा भाई सोमवीर देख, दूध मेरे को 1 नंबर का चाहिए, अच्छी क्वालिटी का, पैसे तेरी मर्जी के, दूध मेरी मर्जी का, ठीक है। तो बोलता भाई देख, जो कम से कम पानी मिलाना है वो तो मैं मिलाऊंगा, ठीक है। ये उसने मुझे बोला, काफी पुरानी बात है। तो क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि आप देखो यहाँ पे वायर की लेंथ आप कम कर लो, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। रिलेट करना है इसको, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दो, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, पर फिर भी उस वायर में एक मिनिमम रेजिस्टेंस तो देना ही देना है, कम से कम पानी तो उसने मिलाना ही मिलाना है। तो वो मिनिमम रेजिस्टेंस उस वायर का, द मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफ वायर विच मस्ट बी गिवन बाय द वायर, जो उस वायर ने देना ही देना है, उस रेजिस्टेंस को हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी। क्या बोलेंगे उस रेजिस्टेंस को, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी आपकी, कब बराबर हो जाएगी, अगर लेंथ 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो। यानी आपके पास एक वायर है, वायर की लेंथ 1 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, तो रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा आपका, रेजिस्टिविटी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए कि
जो इन्वर्टर और बैटरी के साथ के बीच में जो कनेक्टिंग वायर होती है ना, रेड और ब्लैक कलर की 2 वायर लगी होती है, उन वायर्स की लेंथ ना तो बहुत ज्यादा होती है और ना बहुत कम होती है, और एक प्रॉपर थिकनेस भी होती है। वो इसी रीजन की वजह से बनाई जाती है ताकि जो पोटेंशियल डिफरेंस सेल से या बैटरी से इन्वर्टर तक जा रहा है उसमें लॉस ना हो। अगर वायर की लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, पोटेंशियल का लॉस हो जाएगा, और वायर की थिकनेस कम होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा वायर का, तो भी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। इसलिए वो वायर एक पर्टिकुलर लेंथ और पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की ही बनाई जाती है, जिससे क्या हो, हमारा पोटेंशियल का लॉस ना हो। ठीक है, तो ओवरऑल आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया? आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया पहला एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है ना, मोर विल बी द पोटेंशियल, मोर विल बी द करंट, एक्सपेरिमेंटली इसको देखा हमने। सेकेंड थिंग हमने क्या की कि फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स, लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम करने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, ये कम कर देंगे तो ये बढ़ जाएगा। फिर हमने इन दोनों को मिला दिया, इक्वेशन 1 और 2, और रो जो है यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डाला, जो कि क्या होता है, रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी जो है उस वायर का मिनिमम रेजिस्टेंस है जो उस वायर ने देना ही देना है। ठीक है ना, जो रेजिस्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है, वो नेचर ऑफ द वायर पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द वायर पे डिपेंड करती है। अगर लेंथ 1 मीटर है और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है तो रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, रेजिस्टिविटी के। और यहां से आप यूनिट भी बना सकते हैं इसकी यूनिट हो जाएगी ओम मीटर। ओम मीटर क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। देखो कैसे, रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल, आर रेजिस्टेंस, यूनिट क्या है ओम, एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा ये ओम मीटर। इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही कि रेजिस्टिविटी इज दैट मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, रेजिस्टिविटी इज दैट मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर